हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साहब एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एसएससी 10+2 सीरीज स्पेशल के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो वो आगे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न देखते हैं। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है 1959। 1959 में 15 सितंबर को दूरदर्शन की स्थापना की गई थी, सबसे पहले दिल्ली में। इसके बाद 1972 में एक केंद्र और बनाया गया, मुंबई को। मुंबई में 1972 में दूरदर्शन की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद 1984 से देश के अन्य भागों में, लगभग पूरे देश में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बैंकॉक किसकी राजधानी है? स्टूडेंट्स, बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की। सही उत्तर थाईलैंड। तो यहाँ पर ये भी राजधानियाँ देख लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद, याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग रहेगी। वियतनाम की राजधानी हनोई। इस प्रकार से यह रहेगा। सही उत्तर हुआ थाईलैंड। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, सभी क्वेश्चनों का पूरा डिटेल बता के चलूंगा। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में सन 1602 में अकबर ने कराया था। यह बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया और सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया भवन है, गेट है। बहुत ही स्थापत्य कला का बहुत ही अनोखा उदाहरण है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो स्टूडेंट्स, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। सही उत्तर है विकल्प सी, 1764। इसमें अंग्रेजी सेना का मुकाबला भारत की 3 शक्तियों से हुआ था। उसमें 3 शक्तियां कौन सी थीं ये बता देते हैं आपको। एक तो भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये भारत का मुगल बादशाह था। दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और तीसरा था बंगाल का नवाब मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला अंग्रेजी सेनाओं से हुआ था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो मेजर मुनरो कर रहा था, मुनरो। और इस मुनरो ने भारत की तीनों संयुक्त सेनाओं को हरा के बक्सर का युद्ध जीत लिया था। अब विकल्पों में जो और डेट दी गई हैं 1764 के अलावा, अगले विकल्पों की बात करते हैं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। और 1857 का भारत में बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था। ये चारों डेटों के विषय में जानकारियाँ आपको दी गई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकलने के लिए, पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग बताया गया है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से इस वेग से पलायन कर दिया जाए, भेज दिया जाए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। अन्यथा इससे कम होगा तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेगी और चीज़ें पुनः पृथ्वी पर ही वापस गिर जाती हैं आके। तो सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, वायुमंडल में जो नमी होती है
वातावरण में जो आर्द्रता होती है, जल वाष्प होती है, उस सब को मापने के लिए जो होता है उसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापी यंत्र। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद से मुक्त कर दिया गया है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 370। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वो इसे समाप्त कर दिया गया है और अब उस जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है और अनुच्छेद 370 का जो प्रावधान था उसे हटा के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला कौन थी? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है मीरा कुमार। मीरा कुमार बिहार के सासाराम जिले से, सासाराम लोकसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुई थी और 15वीं लोकसभा में ही ये स्पीकर रहीं। तो इस प्रकार 15वीं जो स्पीकर हैं भारतीय लोकसभा की, तो वो मीरा कुमार है, जो महिलाओं के रूप में पहली महिला थी। इसके अलावा और जो नाम दिए गए हैं, प्रतिभा पाटिल के विषय में आप जानते ही हैं, ये हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 12 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं। इसके बाद सरोजिनी नायडू देश में किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट महिला राज्यपाल थी ये, पहली महिला राज्यपाल नियुक्त होने वाली सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तब संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो और ये 1947 से 49 तक यूपी की राज्यपाल रही थी। तो देश में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला है सरोजिनी नायडू। अगला नाम विजयलक्ष्मी पंडित का है। तो विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में पहली बात ये समझ लीजिए, ये पंडित नेहरू की बहन थी, उनकी सिस्टर थी। ये लोकसभा के मेंबर रहीं और भारतीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। ये प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। इसके अलावा 1953 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला विजयलक्ष्मी पंडित। इसके अलावा ये भारत में राज्यपाल और राजदूतों के पद पर भी काम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्रिका का संपादन 1881 से शुरू किया था, जिसका प्रकाशन मराठी भाषा में किया जाता था। स्टूडेंट्स, अगर जानकारी अच्छे से मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्कट क्या है? मस्कट होता है एक चित्र जो लगाया जाता है, वो उसकी पहचान होती है। तो इसका जो मस्कट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो पेंगुइन है। पेंगुइन एक प्रकार का पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, केवल दौड़ता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्कट है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप क्या मापने का उपकरण है? स्टेथोस्कोप आपने देखा है डॉक्टर्स अपने गले में लटकाए रखते हैं और नाड़ी गति को मापने के काम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? तो अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो इसका उत्तर होता है बैक्टीरिया। इससे पहले के जो वीडियो बनाए हैं उसमें एक आया है नाम कि जीवाणुओं के बारे में। तो एक राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की गांठों में रहता है। तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो विशेष रूप से लेग्यूम फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, फलियां जिनमें लगती हैं, चना, मटर, अरहर, सरसों आदि में जो वो
की जड़ों की गांठों में रहने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा अब तक की ज्ञात कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ये अल्काइन समूह का पहला और सरल कार्बनिक यौगिक होता है जिसे धातुओं की वेल्डिंग करने में और प्रकाश के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा महल किसने बनवाया? हवा महल पहली बात तो समझ लीजिए ये जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में हवा महल बनवाया गया था 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने ये बनवाया था हवा महल। जबकि इसमें नाम दिया है गुरु रामदास का। गुरु रामदास का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में गुरु रामदास के प्रयासों से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? स्टूडेंट्स, डांडिया गुजरात की लोकप्रिय नृत्य शैली है। गुजरात में डांडिया के अलावा एक और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, वो है गरबा। जबकि पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, गिद्दा किया जाता है, गिद्दा। महाराष्ट्र में लावड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। नकटा, मध्य प्रदेश में कर्मा, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? यहाँ जानवरों की बात की गई है। जब जानवर दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं, दो जानवर एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ रहता है, तो उसका सही उत्तर होता है म्यूचुअलिज्म, अर्थात अन्योन्याश्रयवाद। एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दोनों ही लाभ में रहते हैं। जबकि सहजीविता का एक उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं। कवक और शैवाल के साथ साथ जीवन को सहजीवन कहा जाता है और उनकी जो प्रक्रिया उसे सहजीविता कहते हैं। इसमें क्या होता है, कवक अपना भोजन नहीं बनाता है जबकि शैवाल अपना भोजन बनाता है। कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करता है, तो ये सहजीविता हो गई। लेकिन जब एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं और दोनों आश्रित होने के बाद भी दोनों लाभकारी होते हैं, तो होता है अन्योन्याश्रयवाद, म्यूचुअलिज्म होता है। जबकि परजीविता, तो परजीवी होते हैं, भोजन और रहने दोनों के लिए ही जब किसी पर आश्रित होते हैं। जैसे जानवरों की बात करें तो उसमें जानवरों में खटमल होते हैं, जूं होते हैं, ये रहते भी उसी पे है, खाते भी उसी का है, तो ये परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टूडेंट्स, ये राजस्थान के भरतपुर में है। तो ये भरतपुर के नाम से इसका पुराना नाम था भरतपुर पक्षी अभयारण्य। जैसे अब केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते हैं, तो पुराना नाम इसका भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जो रहे हैं उनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से मगध वंश का बहुत ही शक्तिशाली राजा, नंद वंश का राजा था घननंद, उनका सर्वनाश किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक नियुक्त करवाया था। और स्टूडेंट्स, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर तैनात थे। इन्होंने बहुत ही एक फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति विषय पर पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को उन्होंने कौटिल्य नाम से लिखा है। इसका मतलब ये है, चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य और इनका एक और नाम मिलता है
वो मिलता है विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3 नाम हो जाते हैं इस प्रकार से, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू चाचा के रूप में फेमस थे, लेकिन इनका जो जन्म दिवस है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और इसीलिए 14 नवंबर को प्रतिवर्ष इन्हीं का जन्म दिवस बाल दिवस के, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे। जबकि शहीद दिवस महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप मनाते हैं। जबकि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टूडेंट्स, इसका उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए, फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का तकनीक का उपयोग किया जाता है। अभी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी डेट्स क्लियर हुई हैं वो इसी तकनीक से हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है कि 2350 BC से 1750 BC जो निर्धारित की गई है सिंधु घाटी सभ्यता की डेट, वो इसी तकनीक से निर्धारित की गई है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्र शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? राज्य में राष्ट्र शासन लगाने के लिए जो अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है वो है अनुच्छेद 356। भारत की संविधान में के भाग 18 में आपात उपबंधों का विवरण है, जिसमें 3 अनुच्छेद हैं, 356, 352। 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है, 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, और एक है 360। 360 में वित्तीय आपात, जो आज तक हमारे भारत में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। 360 एक अनुच्छेद ऐसा है जो आज तक भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका उत्तर है 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जबकि 343 में राजभाषा का प्रावधान है। भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। ये प्रावधान 343 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है, जबकि 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है? स्टूडेंट्स, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत सरकार द्वारा एक कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग नामक संस्था बनाई गई थी। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, उसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहता था। अभी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त करके एक नया बना दिया नीति आयोग। नीति आयोग, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे शॉर्ट में नीति आयोग कहते हैं, ये 1 जनवरी 2015 को अपने अस्तित्व में आया योजना आयोग को रिप्लेस करके। और वर्तमान में योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। इसमें एक पद और बढ़ाया गया है योजना आयोग की अपेक्षा, CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हैं अभी वर्तमान में अमिताभ कांत इसके CEO है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, रोमियो और जूलियट किसने लिखा है? रोमियो और जूलियट एक नाटक है, प्ले है ये, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और इसका प्रकाशन 1597 ईस्वी में हुआ था। ये एक ट्रेजेडी ड्रामा है, ट्रेजेडी प्ले है,
जिसमें हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका दोनों का दुखांत दिखाया गया है, जिसे ट्रेजेडी प्ले इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर जानकारी अच्छे से मिल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।